नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। महासंग्राम की इस सुपर सीरीज़ में मैं आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो बहुत ही मेन एग्ज़ाम माना जा रहा है, और उसके लिए ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी, आर्मी, एसएससी, जीडी और ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो है, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं आपके यूज एंड थ्रो वाले, जिसका एक बार यूज़ किया उसके बाद में वापस यूज़ नहीं कर सकते और वो यूज़ करो और उनको फेंक दो, वो वाले होते हैं जो आपके घड़ी में डालने के लिए या फिर कोई भी जो रिमोट वगैरह होता है उसके अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। और प्राथमिक सेल के उदाहरण पूछे गए हैं, तो प्राथमिक सेल का उदाहरण लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल, दोनों ही आपके प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो ए और बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लोहे के ऊपर जो चढ़ी जिंक की परत को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं जिससे उसको जंग बहुत कम से कम लगे, तो वो जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को क्या कहते हैं? अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को क्या कहते हैं? तो उसको डोपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको डोपिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर वगैरह में है इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। तो उसके लिए जो बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपके दोनों ही धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक निर्मित होते हैं। अस्थायी चुंबक किससे निर्मित होते हैं ये सवाल पूछा हुआ है। तो इसका नरम लोहा है वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? विकिरण चिकित्सा में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, मतलब कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे। तो आपके जो कोबाल्ट 60 है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें कि अल्फा किरणें तो वो आपके धनावेश होती है, बीटा किरणें आपकी ऋणावेश होती है, और गामा किरणों की बात करें तो वो आपके उदासीन प्रकृति की होती है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा गामा किरणों का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या है। हाइड्रोजन के आपको 3 समस्थानिक मिलेंगे। 3 समस्थानिक में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और एकमात्र ऐसा ये तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बोले है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक आपके हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने के उतने उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और उतने के उतने उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, जो परमाणु है उसके अंदर हाइड्रोजन में कितना 1 हो जाएगा, वो प्रोटॉन हो जाएगा, और जितने परमाणु क्रमांक है उतने के उतने आपके प्रोटॉन हो गए। तो न्यूट्रॉन की संख्या बचेगी ही नहीं। तो न्यूट्रॉन आपके इसमें क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 7 का आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं आपके पोलोनियम के होते हैं। किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं, और 27 समस्थानिक होते हैं। अच्छा, अगर बात करें पोलोनियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और आपके यूरेनियम की खोज की थी। किसकी की थी? पोलोनियम और यूरेनियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। गुड क्वेश्चन। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? अभी बात की थी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखो, प्रोटियम आपके होगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटियम भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है ये पूछा है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्टेटिन है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अच्छा, इसका जो नामकरण है वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो हाइड्रोजन का जो नामकरण है एंटोनी लेवाइसियर ने
आपके हाइड्रोजन का नामकरण किया था, और जो रसायन विज्ञान के जनक है, एंटोनी लेवाइसर कौन है? रसायन विज्ञान के जनक है, जिन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार, क्या डेंगू बुखार या पीत ज्वर किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? ठीक है, तो ये आपके एडिज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा एक दूसरे से आगे बढ़ता है। किसे? एडिज एजिप्टाई, उसका रोगवाहक द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस, जो जीका वायरस है किसके द्वारा मनुष्यों में संचरित होता है? जो जीका वायरस है वो उसको मनुष्यों में संचरित किसके द्वारा होता है? तो वह मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की आयनीकृत अवस्था कौन सी होती है? तो जो ठोस है वो सॉलिड हो गया, लिक्विड, द्रव और गैस की बात करें तो ये तो आपके तीनों हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आपके पदार्थ की मूल अवस्था होती है। पदार्थ की मूल अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन अगर बात करें चौथी अवस्था कौन सी होती है, वो आपके होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में जो ये प्लाज्मा अवस्था है वो द्रव की कौन सी अवस्था है? आयनीकृत अवस्था है। कौन सी अवस्था है? आयनीकृत अवस्था है। तो इसका डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। एक पदार्थ की जो 5वीं अवस्था भी है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाएगा आपके बोस-आइंस्टीन, कौन सा हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए, प्लवन का मतलब तैरता हुआ, समुद्र में तैरता हुआ जो आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग मतलब आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, कितना भाग उसका समुद्र की सतह के ऊपर होता है? कितना भाग उसका समुद्र की सतह के ऊपर होता है? सपोज करो ये पानी के अंदर आपके बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जो बर्फ का ये टुकड़ा है ये आपके 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा। पानी के बाहर कितना दिखेगा आपको? ओनली 1/10 भाग दिखेगा। और यहीं पे ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सतह के ऊपर कितना रहेगा, तो सतह के ऊपर आपका 1/10 रहेगा। अच्छा, बोल दे कि पानी के अंदर कितना रहेगा, तो वो आपके रह जाएगा 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ ले कि जो बर्फ है पानी के अंदर, अगर वो पूरा पिघल जाए, पूरा पानी है, पानी के अंदर क्या है? बर्फ है, और अगर वो पिघल जाए तो उसका जो जल का लेवल है ऊपर बढ़ेगा, नीचे जाएगा या बराबर रहेगा? तो जल का जो लेवल है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सुई जल में डूब जाती है, गुड क्वेश्चन है। एक सुई जल में डूब जाती है, पतली सी सुई, जबकि लोहे से बना जो जहाज इतना बड़ा होता है वो जल पे तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो देखो, जो ए ऑप्शन दे रखा है कि सुई की नोक नुकीली होती है इसलिए, बी ऑप्शन जहाज सपाट होता है, या सी ऑप्शन आपके जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, और डी ऑप्शन आपके सुई का अपेक्षिक घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी से अपेक्षिक घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए वो क्या करती है? डूब जाती है, और जहाज है वो डूबता नहीं है। आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती है? तो सबसे पहले बात की जा रही है ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंगे आपके अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और अगर प्रकाश तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगे आपकी कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे आपके निर्वात के अंदर गमन नहीं कर सकती या शून्य के अंदर गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात और शून्य में गमन नहीं कर सकती। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड किस में रहेगी, किस में तेजी से चलेगी? तो ठोस के अंदर स्पीड ज़्यादा रहेगी, फिर उसके बाद द्रव में रहेगी, और उसके बाद फिर गैस में रहेगी। और गैस में भी जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ही स्पीड से उसके अंदर ध्वनि संचरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व पूछा है और किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ ध्यान रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है और -4 भी दे रखा है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, अगर बात करें कि 4 डिग्री से टेम्परेचर को मैं और बढ़ाऊं, 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाऊं, तो फिर आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर आपके आयतन है वो बढ़ने लग जाएगा। क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। आपके ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और आप इस वीडियो को प्लीज़ मिनिमम आप 2 बार ज़रूर देखें ताकि ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।